दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस्राएल के कदम के बाद पूरी दुनिया की शांति को खतरा। यहूदी देश के खिलाफ एकजुट हुए 20 से ज्यादा मुस्लिम देश और अफ्रीकी देश। जानेंगे क्यों हुए हमलावर, और अगली खबर में आपको बताएंगे ब्रिटेन में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हिंदुओं की भीड़ में घुसे खालिस्तानी समर्थक, लहराया झंडा, भारत के खिलाफ नारे, मोदी सरकार को बताया हथियारा। दूसरी तरफ उस्मान हादी की हत्या को लेकर बांग्लादेश पुलिस का बड़ा दावा, क्या भारत से कनेक्शन। और इसी के साथ आपको बताएंगे 2021 में तख्ता पलट के बाद म्यांमार में पहली बार चुनाव, क्या राष्ट्रपति बनेंगे सेना प्रमुख। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इस्राएल ने 26 दिसंबर को सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी। इस्राएल ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। इस्राएल के फैसले के बाद से मुस्लिम देशों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के 21 देशों ने इस फैसले के खिलाफ साझा बयान जारी कर विरोध जताया है। सोमालीलैंड अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित है। इसने 1991 में सोमालिया से आजादी की घोषणा की थी और तब से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कोशिश कर रहा था। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही के साथ संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति ने इसे ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि यह फैसला मध्य पूर्व और अफ्रीका में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देगा। वहीं इस्राएल के खिलाफ जॉर्डन, मिस्र, अल्जीरिया, कोमोरोस, जिबूती, गाम्बिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, मालदीव, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्की, यमन ने विरोध जताया है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी बयान जारी कर आपत्ति दर्ज करवाई है। बयान में 5 पॉइंट में बातें कही गई है। पहला, सोमालिया रिपब्लिकन के सोमालीलैंड क्षेत्र को इस्राएल की मान्यता देने को हम खारिज करते हैं। ऐसा कदम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और लाल सागर के साथ पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा पर असर डालेगा। इस्राएल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना की है। दूसरा, ऐसी मान्यता की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है, जिसमें राज्यों की संप्रभुता और उनकी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जरूरी बताई गई। यह इस्राएल की विस्तारवादी सोच है। तीसरा, सोमालिया रिपब्लिकन की संप्रभुता का पूरा समर्थन हम करते हैं। सोमालिया की एकता, उसकी क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को कमजोर करने वाले किसी भी कदम का हम खंडन करते हैं। चौथा, किसी देश के हिस्से को अलग मान्यता देना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। पांचवा, इसके साथ ही बयान में यह भी साफ कहा गया कि वो किसी भी ऐसे विचार को पूरी तरह नकारते हैं जिसमें इस फैसले को फिलिस्तीनी लोगों को जबरन उनकी जमीन से बाहर निकालने की किसी भी योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि इस्राएल के इस फैसले का कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी विरोध किया है। अरब लीग, खाड़ी सहयोग परिषद, अफ्रीकी संघ और इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने कहा कि यह सोमालिया की संप्रभुता के खिलाफ है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, लंदन स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू समुदाय के एक प्रदर्शन में खालिस्तानी समर्थकों ने हुड़दंग मचाया। भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में बढ़ रहे हिंदुओं की मौत और हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर 27 दिसंबर को प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच सिख फॉर जस्टिस संगठन यानी एसएफजे से जुड़े खालिस्तानी कार्यकर्ताओं ने वहां आकर भारत विरोधी नारे लगाए और खालिस्तानी झंडे लहराए। खालिस्तानियों के हाथ में पोस्टर थे जिन पर शहीद निज्जर, शहीद हादी, असैसिनेशंस बाय मोदी लिखा हुआ था। यानी पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों की हत्या मोदी सरकार द्वारा की गई। पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी और इस दौरान पीएम मोदी को लेकर भी अपशब्द नारे लगाए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक खालिस्तानियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की की और भारत विरोधी नारे भी लगाए। उन्होंने भारत सरकार पर हादी को मारने का आरोप लगाया। दरअसल हिंदू समुदाय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा की मांग कर रहे थे। वो भारत से बॉर्डर खोलने की अपील कर रहे थे ताकि बांग्लादेशी हिंदू हिंसा से बचकर भारत आ सके। प्रदर्शन में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की लिंचिंग का जिक्र किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
प्रदर्शनकारियों में से एक डॉक्टर सुबोध विश्वास ने कहा कि हिंदू संगठन क्यों सक्रिय नहीं हो रहे। इस संकट में बांग्लादेश के हिंदू सिर्फ भारत पर भरोसा कर सकते हैं। प्रदर्शन में शामिल सनातन जागरण मंच के एक कार्यकर्ता ने कहा कि बांग्लादेश में 2 करोड़ 50 लाख हिंदू है। ये छोटी संख्या नहीं है। भारत के हिंदू संगठन सिर्फ जुबानी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसे हम एक नरसंहार की तरह देख रहे हैं। वहीं इस घटना पर यूएन इनसाइट ग्रुप से जुड़ी मनु खजूरिया ने चिंता जताते हुए कहा कि खालिस्तानी अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चौंकाने वाला है। वैसे आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बांग्लादेश को लेकर भारतीय मीडिया में भी लगातार चर्चा हो रही है और देश के अंदर इस मुद्दे पर आवाज भी उठ रही है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन इसी दौरान भारत के अंदर भी कई गंभीर घटनाएं सामने आई है। कहीं दलितों की लिंचिंग हुई तो कहीं किसी मुस्लिम व्यक्ति को बांग्लादेशी बताकर भीड़ ने निशाना बनाया और उनकी जान ले ली। इसके अलावा तिरुपुरा के एक स्टूडेंट की उत्तराखंड में भीड़ द्वारा हत्या का मामला भी सामने आया। अफसोस की बात यह है कि इन घटनाओं को भारतीय मीडिया में उतनी प्रमुखता नहीं दी गई जितनी बांग्लादेश से जुड़ी घटनाओं को दी जा रही है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दावा किया है कि इनकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी की हत्या के दोनों प्रमुख अभियुक्त मेमन सिंह के हलवा घाट सीमा से होकर भारत भाग गए। बीबीसी के मुताबिक पुलिस ने दावा किया है कि अभियुक्त फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख ने भारत पहुंचने के बाद पहले पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में शरण ली। हालांकि इस पर भारत की तरफ से अभी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, म्यांमार में रविवार सुबह आम चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हुई। ये चुनाव साल 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद पहली बार कराए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को सुबह 6 बजे स्थानीय समय मतदान शुरू हुआ। पहले चरण में देश के 102 टाउनशिप में वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण 11 जनवरी और 25 जनवरी को कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने पूरे देश में 21,517 मतदान केंद्र बनाए हैं। इन चुनाव की निगरानी के लिए रूस, चीन, बेलारूस, कजाकिस्तान, कंबोडिया, वियतनाम, निकारागुआ, भारत और म्यांमार जापान एसोसिएशन से अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी म्यांमार पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि साल 2021 में म्यांमार की चुनी हुई सरकार को सेना ने सत्ता से हटा दिया था। उस समय आंग सान सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD सत्ता में थी, जिसने नवंबर 2020 का चुनाव जीता था। इसके बाद देश में 4 साल से ज्यादा समय तक इमरजेंसी स्थिति बनी रही। साल 2023 में NLD समेत करीब 40 राजनीतिक पार्टियों को भंग कर दिया गया था। इसके बावजूद इस चुनाव में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हिस्सा ले रही, जिनके 4,963 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा 57 क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव लड़ रही। सेना समर्थित यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने करीब 1,018 उम्मीदवार उतारे हैं। वोट डालने के बाद सेना प्रमुख जनरल मिन आंग हलाई ने कहा कि सेना की निगरानी में हो रहे ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। राष्ट्रपति बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संसद बनने के बाद संविधान के तहत फैसला होगा। दरअसल म्यांमार की संसद में कुल 664 सीटें हैं। चुनाव के बाद 3 महीने के भीतर संसद की बैठक होगी, जहां स्पीकर और राष्ट्रपति चुने जाएंगे। राष्ट्रपति ही सरकार बनाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।